स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण हो गया है। दोनों एक दूसरे पर भयंकर वार और पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उसके ऊपर काफी बड़ा हवाई हमला किया है और उसका एक F-16 विमान भी गिरा दिया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति शांति वार्ता की उम्मीद भी जता रहे हैं। इस सबके बीच लंबे समय से जारी युद्ध में सैनिकों के मारे जाने के भी अलग अलग दावे आ रहे हैं, जो हजारों में नहीं लाखों में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों के भीषण संघर्ष के बाद ईरान और इजराइल के बीच जंग थमी ही थी कि रूस यूक्रेन के बीच जंग पहले से ज्यादा तेज हो गई है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ शनिवार और रविवार की दरमियानी रात अपना सबसे बड़ा हवाई हमला बोला, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें पूरे देश में दागी गई है। यूक्रेन पर भीषण हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच इसी हफ्ते इस्तांबुल में शांति वार्ता प्रस्तावित है। इस हमले के बाद शांति वार्ता की उम्मीद एक बार फिर टूटती नजर आ रही है। यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों से हमला बोला। हालांकि हमले से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान भी आया था कि जिसमें उन्होंने मॉस्को के इस्तांबुल में होने वाले शांति वार्ता के लिए तैयार रहने की बात दोहराई थी। अपने बयान में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश इस्तांबुल में बैठक करने के लिए तैयार है। हालांकि बैठक की सही तारीख तय करना दोनों पक्षों के वार्ता समूहों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं, नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के हवाई हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों से तत्काल मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम उपलब्ध कराने की मांग की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक यूक्रेन के नई सैन्य मदद को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन हाल में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की के अनुरोध पर विचार करने की बात कही थी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों समेत देश के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया है। चेरकासी में एक कॉलेज और 3 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिससे एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए। वहीं खेरसौन में एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में यूक्रेनी सेना ने अपने तीसरे F-16 लड़ाकू विमान के नुकसान की भी पुष्टि की है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक रूस के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इस दावे को युद्ध के बीच प्रोपेगेंडा का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अधिक रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लगभग 4 लाख यूक्रेन सैनिक इस युद्ध में हताहत हुए हैं। इस सब के बीच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडफुल ने यूक्रेन से समर्थन दिखाते हुए कीव का दौरा किया है। वहीं जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि यूक्रेन जल्द ही एंटी पर्सनल माइंस का उपयोग न करने की ओटावा संधि से बाहर होगा। इसके पीछे यूक्रेन का तर्क है कि रूस ऐसी माइंस का काफी उपयोग कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री और विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल आपके सामने यही रख रहे हैं कि जो अभी के हालात हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध एक बार फिर पहले से ज्यादा भड़क गया है। क्या कुछ आप कहेंगे जो वर्तमान हालात हैं उस पर? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के बीच में भी लोगों के बीच आवाजें उठ रही हैं। कहा जाता है कि 56% लोग यूक्रेन के चाहते हैं कि अब शांति हो जाए, बहुत हो गया। 1222 दिन का ये जो युद्ध है उसके तकरीबन दोनों देशों के ऊपर जबरदस्त बात पड़ी है। दूसरी ओर पुतिन को लगता है ये वक्त आ गया है, वो बार बार कह रहे हैं मैं प्रस्ताव बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब भी बातचीत होती है, जैसे नाटो में अभी जब ट्रंप वहां पे थे, तो रशिया ने तकरीबन 200
ग्राउंड ऑपरेशन पर डे किए और बहुत हजारों सैनिक उन्होंने गंवाए थे उसमें। ये साफ दर्शाता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, लग रहा है कि हो सकता है अगर सीज फायर होता है तो कोई ना, हर कोई चाहता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ जाए। और खासकर जब पुतिन के, जर्मनी का मानना है कि पुतिन पूरे यूक्रेन के ऊपर चाहते हैं कि पूरा यूक्रेन उनका हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 20 से 25% तक यूक्रेन को पकड़ के रखा हुआ है, वो चाहेंगे कि वो हिस्सा यूक्रेन को वापस ना किया जाए। तो ये जो चल रहा है, जेलेंस्की का मानना है कि अब, और अमेरिका का भी कहना है, उनको भी लग रहा है कि जेलेंस्की की अब मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से 477 ड्रोन, तकरीबन 70 मिसाइल, मतलब अनदर कोई जबरदस्त हवाई हमला जो हुआ सिर्फ खार्किव और खेरसॉन में, लीव तक, कीव को छोड़ करके लीव तक, जहां तक कि पोलैंड तक डर लगने लगा कि कहीं उनके मिसाइल और ड्रोन पोलैंड में आके ना गिर जाए। तो इस तरह के हवाई हमले के बाद कहीं ना कहीं पुतिन को भी लग रहा होगा, और जैसे आपके संवाददाता ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मारे जाने की संख्या है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम ये मानते भी है कि 2.5 लाख सैनिक रूस के मरे हैं, 4 लाख सैनिक अगर यूक्रेन की भी मरे संजय हैं, जी, इस तो सबके बीच बहुत जो ज्यादा यूक्रेन की ओर से जो दावा किया गया है, वो कह रहे हैं कि रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। हालांकि जो इंडिपेंडेंट बॉडी है अमेरिका की, जिसने इस पर एक रिपोर्ट दी है, उसका ये कहना है कि यूक्रेन के करीब 4 लाख सैनिक मारे गए हैं, रूस के करीब 2.5 लाख सैनिक मारे गए हैं। क्या कुछ सच है इसमें? देखिए, कई एक ऐसे इसमें क्या होता है ना, द फर्स्ट कैजुअलिटी इज द ट्रूथ, और प्रोपेगेंडा वॉर इस तरह का होता है, रूस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, तो लेकिन ये चीजें सब छुट्टी तो है नहीं, आज न कल तो बाहर आ जाएंगे कितने सैनिक मरे, वॉर मेमोरियल बनते हैं, सब कुछ बनता है हर देश में, तो पता ही चल जाता है कि कितने लोग मरे और क्या हुआ। तो मुझे लगता है, जहां तक अमेरिका का जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कह रहा है कि 2.5 लाख रूसी सैनिक मारे गए और 9 लाख घायल हुए हैं, यानी कि 2.5 लाख मरे हैं और 9 लाख घायल हुए हैं, वो अमेरिका का मानना है। और यूक्रेन का मानना है कि इनके 10 लाख मरे। तो हम सोच सकते हैं कि 2.5 लाख का जो फिगर है और 9 लाख का जो कैजुअलिटी फिगर है, हो सकता है क्योंकि रूस को भी जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से सैनिक आकर के उनके लिए लड़ रहे हैं, और वही बूट्स ऑन ग्राउंड की दिक्कत यूक्रेन को भी आ रही है। ठीक है संजय जी, इसी को लेकर के अंतिम सवाल आपके सामने रखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप काफी कामयाब हुए, चाहे इजराइल ईरान के बीच में युद्ध बंद करवाना हो या उसके अलावा दूसरे इलाकों की बात हो, यहाँ पर क्या कुछ दिक्कत आ रही है उनको? कोशिश तो काफी कर रहे हैं वो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो पुतिन से थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। उन्हें लगा था कि दूसरे टेन्योर में 48 घंटे 72 घंटे में युद्ध समाप्त कर देंगे, पर कहीं ऐसे दिखने को नहीं हो रहा। और पुतिन को भी लगता है कि अब, पर एक बात जरूर है कि 12,000 के आसपास मृतक सैनिक दोनों तरफ से एक्सचेंज हुए हैं, और भी देने के लिए रूस मांगता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में, और जेलेंस्की के ऊपर भी अब दबाव आ रहा है, इसका भी कोई शक नहीं। और जिस प्रकार से जर्मनी को लग रहा है कि रूस जो है धीरे धीरे करके एक्सपेंशन में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो है। पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शांति वार्ता के लिए पुतिन भी आगे आएंगे, ट्रंप का दबाव भी पड़ेगा, ट्रंप का थोड़ा बहुत मदद भी करेंगे वो जेलेंस्की की, लेकिन दबाव ट्रूस के लिए होगा, सीज फायर के लिए होगा। और जहां तक अभी तक तो ट्रंप का मुझे लगता है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई रुकवाई है, उसमें मुझे लगता है विश्व में उनका भी थोड़ा नाम हुआ है कि नहीं तो भयानक युद्ध हो सकता था, और हो सकता है गाजा के ऊपर भी वो थोड़ा बहुत अगर नरमी से पेश आए, दोनों देशों को साथ लाए, तो वहां पर भी शांति बहाल होने का आशा नजर आती है। ठीक है संजय जी, अभी गाजा के मुद्दे पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। आप हमारे साथ बने रहिए।